नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गरिमा। अपनी इस खास पेशकश में हम जिक्र उन तमाम मंत्रियों का करेंगे जो दागी हैं, बावजूद इसके भले ही राज्य के कैबिनेट में या फिर केंद्र की कैबिनेट में बने हुए हैं। और इसी को लेकर एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस पर सीधे सीधे अदालत ने कोई आदेश इसलिए नहीं दिया क्योंकि अदालत मानती है कि प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि कैबिनेट में कौन लोग मंत्री हों। लेकिन हाँ, संदेश जरूर दे दिया कि दाग अच्छे नहीं, लिहाजा दागदार दामन वाले नेताओं को मंत्री बनाने से बचना चाहिए। कोर्ट का ये रुख प्रधानमंत्री के लिए भी और राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए भी नसीहत की तरह है, क्योंकि अदालत ही साफ कर चुकी है कि किसी को भी मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, लिहाजा अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। अब रहा सवाल पीएम का और सीएम का, ये उन्हीं पर निर्भर करेगा कि वो इस सलाह पर कितना गौर करेंगे, क्योंकि हमारी संसद से लेकर विधानसभाओं तक में दागियों की भरमार है। और जाहिर है, जब दागी संसद तक और विधानसभाओं तक पहुंच ही रहे हैं तो वो मंत्री भी बनेंगे। इन तमाम मुद्दों पर हमारी खास पेशकश आप तक हम लेकर आए हैं। देखते रहिए दाग अच्छे नहीं। जी हाँ, अगर एग्जीक्यूशन के लेवल पर संसद को सर्वोपरि माना जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी एक गरिमा है और सुप्रीम कोर्ट का भी अपना एक स्थान है, एक जगह है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, सीधे सीधे नहीं भले ही, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर सरकार को यह कह दिया है कि ख्याल जरूर रखना होगा, भले ही प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि किसे मंत्री बनाए और किसे न बनाए, फिर भी कम से कम ये बात मद्देनजर रखी जाए, दिमाग में रखी जाए कि दागी मंत्री न बन पाए। राजनीति भले ही खुद को साफ न कर सके, लेकिन अदालत इसे साफ करने की कोशिशों में लगी है। दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी नसीहत दी है कि वो अपनी कैबिनेट को साफ सुथरा रखें। ऐसे सांसदों या विधायकों को मंत्री का पद ना दें जिनके दामन पर दाग लगे हों। किसी की नियुक्ति को खारिज नहीं किया जा सकता। किसी को मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और हम इस बारे में कोई निर्देश नहीं जारी कर सकते। संविधान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों में गहरा विश्वास रखता है और उनसे उम्मीद करता है कि वे जिम्मेदारी के साथ और संवैधानिक आचरण के अनुरूप व्यवहार करेंगे। देखिए, संविधान पीठ ने 3 निर्णय दिए हैं और तीनों जो है वो कंकरेंट हैं, एक दूसरे के विरोध में नहीं हैं। और जो जस्टिस दीपक मिश्रा का जजमेंट है वो लीड जजमेंट है, निर्णायक जजमेंट है। और उन्होंने ये कहा है कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की शक्तियां हैं मंत्री नियुक्त करने की, उसमें कोई स्पष्ट प्रतिबंध पढ़ना इम्प्लाइड लिमिटेशन के सिद्धांतों के आधार पर संभव नहीं है। परंतु क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो प्रजातंत्र को नष्ट करता है और संविधान के निर्माताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऊपर एक बड़ा भारी पब्लिक ट्रस्ट और जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके कारण उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि वह लोग जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और मुकदमे चल रहे हैं, चार्जशीट हो गए हैं, ऐसे लोगों को नियुक्त न किया जाए। अभी ये साफ नहीं है कि अदालत की ये टिप्पणी पीएम और सीएम के लिए निर्देश है या सलाह, लेकिन याचिकाकर्ता वकील अनिल कुमार झा और एमिकस क्यूरी राकेश द्विवेदी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने अपनी जो टिप्पणी दी है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दागी मंत्रियों को कैबिनेट में न रखने की प्रतिबद्धता को तय करता है। मैं इस फैसले को सलाह के तौर पे नहीं पढ़ता हूँ। इसमें स्पष्ट रूप से उनके ऊपर ये प्रतिबंध स्थापित होता है कि वो प्रजातंत्र की रक्षा करें, पब्लिक मोरालिटी की रक्षा करें, पब्लिक ट्रस्ट को निभाएं और इन सब को देखते हुए वो ऐसे लोगों को कतई नियुक्त ना करें। और जहाँ तक जस्टिस कोरियन जोसेफ हैं, उन्होंने तो बहुत ही स्पष्ट रूप से इसको कहा है कि ऐसे लोगों को करना जो है बिल्कुल मुनासिब नहीं है, संभव नहीं है। ये पिटीशन था कि क्या ऐसे आदमी जिनके अगेंस्ट में गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, चार्जशीट सबमिट हो चुके हैं, कॉन्वियंस ले दिए, ऐसे आदमी क्या मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बहाल हो सकते हैं?
कोर्ट में 3 जजमेंट आए हैं। जो मेजॉरिटी जजमेंट है उन्होंने कहा कि नहीं, संविधान का जो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है प्राइम मिनिस्टर पर एक्सप्लिसिटली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि ऐसे किसी आदमी को जिनके अगेंस्ट में चार्जशीट सबमिट हो गया हो गंभीर मामले में, या कॉन्वियंस ले जा चुका हो या चार्ज फ्रेम हो चुका हो, उन्हें मिनिस्टर नहीं अपॉइंट करें। ये उनका ये वैसे एडवाइजरी देखने में लगता है, लेकिन ये मैंडेटरी हुआ। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को इस बात को माननी पड़ेगी। जस्टिस कोरियन जोफेर ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नहीं, ये मैंडेटरी है कि ऐसे लोगों को मिनिस्टर नहीं बनाया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है। जबकि इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि किसी भी सांसद को मंत्री बनाने का फैसला प्रधानमंत्री के पास होता है, और सुप्रीम कोर्ट के वकील केटीएस तुलसी भी इसे प्रधानमंत्री का संवैधानिक अधिकार ही बता रहे हैं। उसके ऊपर प्रधानमंत्री विचार करेंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव है, तो अब उनका दायित्व होगा कि वो किस तरह का इल्जाम है। 10 साल पहले साल 2004 में मनोज नरूला ने एक याचिका दाखिल कर तत्कालीन यूपीए सरकार में मंत्री लालू प्रसाद यादव, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, अली अशरफ फातमी और जयप्रकाश यादव को दागी छवि होने के नाते हटाने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तब तो खारिज कर दिया था। इसी मसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई तो कोर्ट ने इसे संविधान पीठ में भेज दिया। चीफ जस्टिस आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस पर कहा है, भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है और संविधान के संरक्षक की हैसियत से प्रधानमंत्री से उपेक्षा की जाती है कि वो भ्रष्टाचार और अनैतिक कृत्यों में लिप्त और कानून का उल्लंघन करने वालों को मंत्री न नियुक्त करें। हालांकि अनुच्छेद 75 में अयोग्यता संबंधी कोई नियम नहीं जोड़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब मोदी सरकार सत्ता में 100 दिन पूरे कर रही है और जनता नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित नजर आती है। काफी एक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं और मेन चीज ये है कि ये जो करप्शन है उसके अगेंस्ट हैं, तो मैं तो ठीक समझता हूँ इस चीज को। उनकी वर्डिंग भी ये कि मैं ना खाता हूँ ना मैं खाने दूंगा, तो हर लिहाज से ये ठीक है। उनकी नीतियां भी तो ठीक है, जो कुछ उन्हें काम करने का जो खासकर करप्शन के ऊपर कुछ नीतियां बनाई है वो बड़ा अच्छा था। हालांकि पेट्रोल प्राइसेस कम हुए, हालांकि वो इंटरनेशनल पॉलिसी से मैटर करती है, लेकिन फिर भी काम तो हुआ है, कुछ हुआ है। अभी टाइम लगेगा कुछ उसको, वो हम देखना चाहते हैं कि 100 दिन पूरे होने वाले हैं और हमें तो ठीक ही लग रहा है कि जो कर रहे हैं वो, और आशा कि आने वाले दिनों में बहुत कुछ वो काम जो अधूरे थे पिछली सरकार ने जो छोड़े थे वो काम जल्दी पूरे हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक तरफ जहां मोदी सरकार को कोई भी फैसला लेने के लिए पसोपेश में डालती है, तो जनता के बीच भी अब नरेंद्र मोदी का फैसला कसौटी पर कसा जाएगा, क्योंकि दागी मंत्रियों को लेकर नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं और अब अदालत की टिप्पणी उनके लिए अग्नि परीक्षा तैयार करती है। इसके अलावा अभी याचिका का मूल प्रश्न बाकी रह गया है, जिसका जवाब आना बाकी है कि अगर किसी नेता पर गंभीर दाग हो तो क्या वो पीएम या सीएम बन सकता है। कि एक एस्पेक्ट में कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। मेरा ये कहना था कि क्या ऐसे आदमी जिनके अगेंस्ट में इस तरह के क्रिमिनल केसेज हैं वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। एक तो हुआ कि मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं कि नहीं, और प्राइम मिनिस्टर द्वारा और चीफ मिनिस्टर द्वारा। दूसरी बात है कि क्या ऐसे आदमी जिनके अगेंस्ट में कोई गंभीर आपराधिक मामले का आरोप है, उसमें चार्जशीट सबमिट हो गया है, आपके मुताबिक ये आदेश जो है ये कितना बाध्यकारी होगा? लेकिन पहले मुझे ये तो कंप्लीट करनी है। ऐसे आदमी को क्या प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, इसके बारे में चुप कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, और मैं इसके लिए एक क्लैरिफिकेशन पिटीशन फाइल करूंगा कि क्या ऐसे आदमी के बारे में जो जिनके अगेंस्ट में गंभीर आपराधिक मामले हैं प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। ये फैसला अगर सियासत की समझ में आ जाता है और सियासत इसे कबूल कर ले तो ये एक क्रांति होगी, साथ ही ऐसी सियासी शख्सियतों के लिए एक बड़ा झटका और सबक जो दबंगई के दम पर राजनीति करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज।
अभी तकरीबन 1 साल पहले जब अदालत ने ये आदेश दिया कि कोई भी दागी चुनाव नहीं लड़ सकता, तब ढेरों उम्मीदें जगी थी। लेकिन उसके बाद जिस तर्ज पर चुनाव हुए, जिस तर्ज पर मंत्री बनाए गए और जिस तर्ज पर सरकारें बनी, उसके बाद उम्मीदें कहीं ना कहीं धूमिल होती गई। अब ठीक है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनकी अपनी छवि बेदाग है, उन पर किसी तरह का कोई आक्षेप, कोई आरोप नहीं है। लेकिन उनके मंत्रिमंडल में ढेरों ऐसे लोग हैं जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं, जिन पर किसी ना किसी रूप में दाग लगे हैं। अब उम्मीद की ढेरों निगाहें नरेंद्र मोदी की तरफ जरूर उठती हैं। सुप्रीम कोर्ट का दागी मंत्रियों पर दिया फैसला जहां मोदी सरकार को मुसीबत में डालता है, वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कई बड़े नेताओं और मंत्रियों की कुर्सी को भी खतरे में डालता है। इनमें शामिल है उमा भारती। उमा भारती केंद्र सरकार में जल संसाधन मंत्री है और लोकसभा में झांसी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उमा भारती पर 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या की कोशिश के 2 मामले, दंगा भड़काने, अदालत की अवमानना और अश्लीलता फैलाने, सरकारी अफसर को चोट पहुंचाने, जनता को धोखा देने वाले बयान देने के आरोप शामिल हैं और इनमें 2 मामलों में आरोप तय भी हो चुके हैं। नितिन गडकरी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अभी मोदी सरकार में परिवहन मंत्रालय देखते हैं और साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी जिम्मा संभाल रखा है। गडकरी पर 4 मामले दर्ज हैं, जिनमें धमकी देने, घर में जबरन घुसने, सरकारी अधिकारी को काम में बाधा डालने जैसे मामले शामिल हैं। उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। कुशवाहा पर 4 मामले दर्ज हैं, जिनमें सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने का भी आरोप शामिल है। राव साहेब दादाराव मोदी सरकार में उपभोक्ता मामलों में खाद्य और वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। महाराष्ट्र के जलाना से बीजेपी सांसद दादाराव पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें दंगा फैलाने, सरकारी अफसर से भिड़ने के आरोप शामिल हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली की चांदनी चौक सीट से सांसद हैं और इन पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें गंभीर चोट पहुंचाने, सरकारी अधिकारी को गंभीर चोट पहुंचाने और दंगा फैलाने के आरोप शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान केंद्र सरकार में पेट्रोलियम मंत्री हैं और 2012 में बिहार से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। 45 साल के प्रधान पर 2 आपराधिक मामले हैं, जिनमें शामिल है अश्लील हरकत करना, अशांति फैलाना और सरकारी अधिकारी के कार्य में बाधा डालना। जनरल वीके सिंह को मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है और वो गाजियाबाद सीट से जीतकर संसद पहुंचे हैं। सिंह पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें शामिल है नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे आरोप लगाना, अदालत की अवमानना करना, सरकारी अधिकारी के काम में दखल देना और दंगा भड़काना। मेनका गांधी, केंद्र सरकार में मेनका गांधी को महिला और बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। पीलीभीत से सांसद मेनका गांधी पर 1 आपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें आईपीसी की धारा 394 के तहत डकैती के मकसद से गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप है। रामविलास पासवान, एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान मोदी सरकार में उपभोक्ता खाद्य एवं वितरण मंत्री हैं। हाजीपुर से आने वाले पासवान पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें अशांति फैलाने का मामला भी शामिल है। संजीव कुमार बालियान केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं और ये मुजफ्फरनगर से सांसद हैं। बालियान पर 1 आपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें सरकारी अधिकारी को चोट पहुंचाने का भी आरोप शामिल है। नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्र सरकार में तोमर खदान, स्टील, श्रम और रोजगार मंत्रालय का जिम्मा संभालते हैं। ग्वालियर से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर पर 1 मामला दर्ज है, जो सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने का है। जुअल ओरम मोदी सरकार में आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। सुंदरगढ़ से आने वाले ओरम पर 1 आपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने, अवैध तौर पर विरोध करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। मोदी के ये 12 मंत्री आपराधिक आरोपों के दाग लिए कैबिनेट में बने हुए हैं और नरेंद्र मोदी अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो सियासी हार होगी और अगर नहीं करते तो अदालत की नाफरमानी का मामला भी बन सकता है। साथ ही उनकी नीतियों पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। जी हाँ, उम्मीद की ढेरों निगाहें नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही हैं और जिम्मेदारी बड़ी है, चुनौती भी दरअसल बड़ी है। अभी कैबिनेट तैयार हुआ है, अभी मंत्रिमंडल तैयार हुआ है और अभी अगर 27% मंत्रियों को निकाल दिया जाएगा या फिर उन्हें कैबिनेट से बेदखल कर दिया जाएगा तो वाकई इसके लिए तैयारी तो बड़ी करनी होगी, क्योंकि 27% मंत्री ऐसे हैं नरेंद्र मोदी के खुद के मंत्रिमंडल में जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं। उसमें बीजेपी के मंत्री भी पीछे नहीं, शिवसेना के भी पीछे नहीं। मोदी को देश की सत्ता मिली, मुल्क ने उन्हें अपना पीएम चुना, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप और इसी को लेकर मोदी दिल्ली की गद्दी तक पहुंचे। लेकिन मौजूदा हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो दागी छवि के नेताओं को मंत्री ना बनाए। खुद प्रधानमंत्री ने पहली बार राज्यसभा में बोलते हुए कहा था कि राजनीति में अपराधीकरण को केंद्र सरकार 1 साल में समाप्त कर देगी। हमारे देश में हम चाहें या न चाहें, हमारे इन सदनों की गरिमा पर चोट लगी हुई। एक व्यापक चर्चा है कि संसद में वो लोग होते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है, 5 हो, 7 हो, 10 हो, लेकिन एक छवि बनी। ये हम लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है कि हम इस कलंक से हमारे दोनों सदनों को मुक्त करें। और कलंक से मुक्त करने का एक अच्छा उपाय है, हम सब मिलकर के तय करें, भारत के सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि अभी जितने हमारे सदस्य हैं उसमें अगर किसी का भी कोई एफआईआर लॉन्च हुआ है, जुडिशियल मैकेनिज्म के द्वारा उसको एक्सपीडाइट किया जाए और 1 साल के भीतर भीतर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो गुनहगार हो वो जेल चला जाए, जो निर्दोष हैं वो बेदाग होकर के दुनिया के सामने खड़ा हो जाए। क्यों? और राजनीतिक कारणों से इतने गुनाह रजिस्टर होते हैं, कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं। और देश को और दुनिया को हम बताएं कि भाई कम से कम 2015 के अंदर हम एक ऐसे हिंदुस्तान में सदन देखेंगे, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, जहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिस पर कोई दाग लगा होगा। दुनिया के अंदर हम एक शुरुआत कर सकते। अगर एक बार हम लोकसभा को इस प्रकार से क्लीन कर दें तो फिर राजनीतिक दलों को भी टिकटें देते समय 50 बार सोचना पड़ेगा। अगर हम 1 साल के भीतर भीतर सफाई कर देते, सीटें खाली होने लगेगी, कोई हिम्मत नहीं करेगा। यह क्रम बाद में असेंबली में ले जाया जाए, धीरे धीरे कॉर्पोरेशन में ले जाए और एक बार माहौल बन जाएगा और सर्वसम्मति से बनेगा तो हम राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त कर सकते हैं। इसकी शुरुआत करने का यह सही तरीका है और इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उस बात का भी उल्लेख किया है। मैं आशा करता हूं हम सब, और मैं नहीं मानता इसमें कोई ऐसा होगा जिस पर एफआईआर होगी वो भी कहेगा साहब ये लटकती तलवार 15 साल से लटक रही है। हर बार मुझे नामांकन करते समय लिखना पड़ता है, हर बार एनजीओ के द्वारा अखबार में छपता है कि इसके ऊपर 30 गुना है, इसके ऊपर 25 गुना है। हर कोई मुक्ति चाहता है। न्याय की प्रक्रिया को उस प्रकार से हम संचालित करें और मैं मानता हूं कि सभी सदस्य, लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, ये सब मिलकर के इस बात के लिए सहयोग करेंगे और हम उस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की मदद लेकर के जो गुनहगार हैं उनके लिए जेल हो, जो बेगुनाह हो वो बेदाग दुनिया के सामने प्रस्तुत हो, उसकी व्यवस्था हमने करनी चाहिए और ये 2 सदन में वो सामर्थ्य है उस काम को कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो मंत्रिमंडल में 45 में से 12 मंत्री दागी छवि के हैं, यानी 27% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी के लोकसभा सांसदों में 22% दागी हैं। बीजेपी के 4 सांसद ऐसे हैं जिन पर हत्या का मामला चल रहा है। 7 सांसद ऐसे हैं जिन पर हत्या की कोशिश का आरोप है। 3 बीजेपी सांसद ऐसे हैं जिन पर अपहरण करने का आरोप है, जबकि इसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना के तो 44% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिर भी मोदी सरकार की ओर से अब तक कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार कहती है कि पीएम तय करेंगे कि किस सांसद को मंत्री बनना है, जबकि नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट को दागी नेताओं का ब्यौरा देंगे और रास्ता निकालेंगे कि दोषियों को राजनीति से बाहर किया जा सके। आप मुझे बताइए, राजनीति में से अपराधीकरण खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
आशीर्वाद चाहता हूं। और मैं आपको बताता हूं, मैंने क्या सोचा है, मैं बताता हूं आपको। नई सरकार बनने के बाद ये जितने पार्लियामेंट के मेंबर चुन करके आएंगे, उन्होंने अपना नामांकन भरते समय एफिडेविट में लिखा है किस पर कितने केस दर्ज हुए हैं, किस पर क्या गुनाह है, सब लिखा हुआ है। ये सारी चीजें मैं सुप्रीम कोर्ट को दे दूंगा। और सुप्रीम कोर्ट को हाथ जोड़ के कहूंगा, ऐसी व्यवस्था करो, ये नए चुन करके आए सबका खाका खोल दो, केस चलाओ, 1 साल के अंदर अंदर जो गुनहगार है उनको जेल में डालो, जो बेगुनाह है उनको संसद में भेजो, और जो जेल जाएंगे वो सीट खाली हो जाएगी, उपचुनाव आएगा। आपके इलाहाबाद में मालूम है ना? हाँ, आगे बढ़ो। अब कोई बदमाश, अब ये बॉम्ब बंदूक की राजनीति करने वाले 1 साल के बाद संसद में दिखाई नहीं देंगे। एक बार संसद की सफाई करूंगा, फिर मैं असेंबली को हाथ में लूंगा, और विधानसभा में से जितने बैठे हैं केस चलाओ मैं। निर्दोष है, आ जाओ, दोषी हो जेल जाओ, दूध का दूध पानी का पानी करके रहूंगा भाइयों। और इसमें मैं किसी पार्टी का गोत्र नहीं देखूंगा, किसी का नहीं देखूंगा। अगर मोदी पे मुकदमा होगा वो भी चलेगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है तो क्या नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आदेश मानकर दागी छवि के मंत्रियों को अपनी टीम से बाहर कर पाएंगे, ताकि अच्छे दिन लाने की जिम्मेदारी अच्छे लोगों के हाथ में जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज। हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का जिसमें अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही लेकिन नसीहत जरूर दी गई है तमाम सरकारों को, वो भले ही राज्य सरकार हो और भले ही केंद्र सरकार हो, कि चुनना तो आपका विशेष अधिकार जरूर है, लेकिन फिर भी चुनते वक्त ख्याल रखिए कि आप देश के जनप्रतिनिधियों को विधानसभाओं में पहुंचा रहे हैं और केंद्र सरकार में मंत्री बना रहे हैं। चलिए सुनाते हैं आपको कि इस टिप्पणी के बाद अब किस दल के नेता क्या कह रहे हैं। दागी सांसदों को मंत्री बनाया जाए या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भले ही ना दिया हो, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए सलाह जरूर दी कि मंत्रियों की नियुक्ति में दागियों से बचा जाए। यानी अब इस मामले पर फैसला प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्रियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि जिन मंत्रियों के खिलाफ केस चल रहा है उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के रुख पर राजनीतिक गलियारों की सरगर्मी बढ़ गई है। करीब करीब हर दल के नेता इससे संतुष्ट लग रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मन में कुछ सवाल भी है। इसका मतलब आजादी की लड़ाई गांधी जी ने लड़ी थी, नेहरू जी ने लड़ी थी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद लड़ी थी, जेल में बंद करे तो उनको भी दागी कहना सब लोग शुरू कर देंगे, तो फिर क्या शब्द रह जाए, लड़ाई किस बात की रहेगी। तो मैं ये ठीक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया ये सही है कि ये प्रधानमंत्री जी का विवेक है, किसको लें किसको न लें, और मुकदमे के आधार पर किसी को दागी कहा जाए, इससे हमारी पार्टी सहमत। समाजवादी पार्टी के पास सवाल है तो लेफ्ट चाहता है कि दागी शब्द किसके लिए इस्तेमाल हो ये साफ होना चाहिए। दागी का भी मतलब क्या है, मतलब ये भी हमें पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। तो दागी मतलब है तो प्रधानमंत्री से लेकर सबके ऊपर कोई ना कोई केस है, तो अब ये दागी का भी क्या मतलब है, मतलब ये स्पष्टीकरण भी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब अगर कोर्ट ने इस तरीके की टिप्पणी दी तो इसको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर किस हद तक अमल होता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी ने इस सलाह का स्वागत किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कोर्ट ने तो ये सलाह अब दी है, लेकिन प्रधानमंत्री तो पहले से ही ये बात कहते आ रहे हैं। जो चार्जेस लगे हुए हैं उसमें कई लोग चार्ज लगने के बाद बेकसूर भी साबित होते हैं और चार्ज का बोझ लेकर चलते हैं, इसलिए जिन पर चार्जेस लगे हैं वो जल्द से जल्द उनको उस पर न्याय मिलना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो उसी दिशा में है, और जो प्रधानमंत्री जी ने बात बढ़ाई है
उसी दिशा में ये बात बढ़ी।